304 विधायक मिले, सांसद मिले, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि कोई गलत काम पे बोल सकता है एक बार? किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि योगी जी ये गलत है। अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश के अंदर नेपाल से लेके सिक्किम तक का और तमिलनाडु तक से लेके जम्मू कश्मीर तक का आदमी नौकरी अप्लाई कर सकता है, जिसके लिए हमारे युवाओं के बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है। जी मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला हूँ। 2019 में मैं मोरक्को ब्राज़ील खेलने गया था, वहाँ पर मेरा गोल्ड और सिल्वर मेडल है। उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं मिल रही। उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं है और आज तक सरकार से 1 रुपये की कोई सुविधा नहीं मिली मुझे। जीडीपी की हालत है, मार्केट की हालत है। दूसरा कोरोना में लॉकडाउन की वजह से वो बिजनेस बंद हो गया। अभी फिलहाल में बेरोजगार। फिलहाल तो मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, पर मैं भी बेरोजगार की लाइन में खड़ा हूँ और कब तक खड़ा रहना पड़ेगा कुछ अभी आइडिया नहीं है। नेल्सन मंडेला की एक खूबसूरत कहावत है, आज के युवा कल के नेता हैं, जो अमूमन ये सही भी है कि आज के जो युवा हैं वो कल के नेता हैं। युवा राष्ट्र की आवाज़ माने जाते हैं, इनको राष्ट्र की आवाज़ कहा जाता है। और जो युवा होते हैं वो किसी भी देश के विकास में अहम भागीदार माने जाते हैं। तो आज मैं पहुंचा हूं मुरादनगर में। मुरादनगर विधानसभा के सदरपुर गांव में हमें कुछ युवा मिले हैं। हम इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या ये लोग सोचते हैं जो देश में चल रहा है, या जो कुछ हालात हैं उन पर इनका क्या मत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु चौधरी। ये बताइए कि क्या करते हैं? मैं बेरोजगार हूँ जी। अच्छा, बेरोजगार है। जो हालत है इस टाइम देश में, बेरोजगार हूँ सबसे। पीछे 2-1 साल पहले तैयारी करी थी, कोशिश करी थी कि सरकारी नौकरी लग जाएगी कहीं, पर बेरोजगारी की इतनी बुरी हालत है कि उसको देखते हुए कि 3-4 साल से कोई नौकरी नहीं आ रही है, ना पुलिस में ना आर्मी में, वो हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। उसके बाद बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया। 3-4 लाख रुपए लोन लिया, बाहर से लोन लिया, बैंक से वो भी नहीं मिला, बाहर से लोन लिया, बाहर से लोन लेने के बाद बिजनेस में इन्वेस्ट किया। बट जीडीपी की हालत है, मार्केट की हालत है। दूसरा कोरोना में लॉकडाउन की वजह से वो बिजनेस भी बंद हो गया। अभी फ़िलहाल में बेरोज़गार हैं। फिलहाल में बेरोज़गार हैं। ये बताइए, बेरोज़गारी एक भारत की बहुत बड़ी समस्या है। युवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं पूरी दुनिया के मुकाबले। किस तरह से टैकल कर रहे हैं लोग, आप लोग? मैं तो जी देखो, जो हम सह रहे हैं इस चीज़ को, मैं भी युवा हूँ और मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ। और उसके बाद से मैंने भी देखा कि अभी हरियाणा के अंदर, मतलब जैसे कोई भी स्टेट है, जैसे आपने देखा होगा अभी हरियाणा अपने लिए एक एक्शन प्लान लेकर आया है। जैसे उन्होंने बोला है कि भाई हमारे जो हरियाणा के यूथ होंगे सिर्फ हम उनके लिए ही इतने % उनका रिजर्व रहेगा और बाकी का नहीं रहेगा। पर ऐसा हमारे प्रदेश में नहीं होता है। अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश के अंदर नेपाल से लेके सिक्किम तक का और तमिलनाडु तक से लेके जम्मू कश्मीर तक का आदमी नौकरी अप्लाई कर सकता है, जिसके लिए हमारे युवाओं के बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है। बाकी अगर आप किसी और राज्य में जाएंगे और वहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर में चले जाएँ, धारा 370 हटने के बाद कह रहे थे आप लॉटरी ले लेंगे, आपको नौकरी मिल जाएंगी, पर ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी जो अब भी 350-500 पदों की ऊपर नौकरियाँ निकली हैं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए निकली हैं जिन्होंने वहाँ से हाई स्कूल पास कर रखा है या उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो कहने का मतलब स्टेट रिजर्वेशन, अगर एक स्टेट रिजर्वेशन हमारे युवाओं को मिल जाए, ये चीज़ कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ उत्तर प्रदेश के 75% कोटा युवा ही ये इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों की युवा जो बेरोजगारी है ख़त्म हो सकती है। चलिए, आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि आप भी युवा हैं, क्या करते हैं सबसे पहले? मेरा व्यवसाय कृषि है और आज आप एक ऐसे पीड़ित गांव में आए हो। यहाँ का जो युवा है। अच्छा, पीड़ित गांव क्यों कहा आपने? पीड़ित गांव इसलिए कहा कि 2008 में हमारे गांव की, यानी कि अमूमन 6 गांव की ज़मीन को यहाँ की सरकार ने ले लिया, अधिग्रहण में ले लिया और एक समझौता करके ज़मीन हमारी ले ली। और ज़मीन लेने के बाद में हमसे कहा गया कि अगर भविष्य में कहीं इस पर कोई रेट बढ़ता है तो सबे दिया जाएगा। जब वो हमारे पास लिखित में एग्रीमेंट रखे हुए हैं, उस पर डीएम के, सचिव के, सबके साइन मोहर लगे हुए हैं, तो आज वो उस चीज़ से नकारते हैं। पिछले 1.5 साल से हमारे गाँव में धरना चल रहा है किसानों का, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने यहाँ के विधायक और सांसद को इतनी भर भर के वोट दी, इतनी झोली भर भर के वोट दी, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं, इतनी औकात नहीं कि वो हमारी आवाज़ ले जाकर मोदी जी के और योगी जी के कान में डाल दें। पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। सेंटर में जो गवर्नमेंट बनती है वो उत्तर प्रदेश के भाग्य से बनती है।
ये कहा जाता है कि यही कहा जाता है। केंद्र का रास्ता यूपी से यूपी से होकर गुजरता है। लेकिन आप देखना कितने विधायक 304 विधायक मिले, सांसद मिले, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था कि कोई गलत काम पे बोल सकता है एक बार? किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि योगी जी ये गलत है। आप बिजली की दर बढ़ा रहे हो, गरीब किसान कहाँ से देगा? आप तेल बढ़ा रहे हो, गरीब किसान कहाँ से लाएगा? आप खाद्यान्न बढ़ा रहे हो, गरीब किसान कहाँ से करेगा? किसी विधायक सांसद पे नहीं बोल लगा, क्योंकि ये कुर्सी के तलचट्टू हो चुके हैं। ये कुर्सी पे जम के बैठने वाले लोग हो गए हैं। अब हम पिछले 1.5 साल, कुर्सी पे तो यही जनता जमाती है उनको। जनता ने तो हिंदू मुस्लिम की चाशनी हम युवाओं के माथे मट दी। मैंने रोजगार खोला, मोदी जी ने कहा पकोड़े का रोजगार खोल लेना, मैंने रोजगार खोला पकोड़े का, उनका गैस बढ़ा दी, तेल बढ़ा दिया, वो भी बंद हो गया। अब जाऊं कहाँ? जमीन सरकार ने ले ली, खाने के लिए पैसे नहीं है, रोजगार खोला वो खत्म हो गया। अब तो बेरोजगार घूम रहा हूँ, कोई भैया मजदूरी करवाएगा कर लेंगे, नहीं तो अपना घूम रहे हैं बेरोजगार। से चल रहा है खर्चा। खर्चा जी जैसा गुजारा चल रहा, भगवान की कृपा से चल रहा। गुजार देखो, ये तो भगवान की प्रवृत्ति है, जब जिसने नीचे भेजे पेट तो भरेगा, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए। एक अभी बयान आया था कि कृषि मंत्री ने कहा था कि भाई किसान को सब्सिडी का लाया छोड़ देना चाहिए, यानी कि उसकी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। इनको शर्म नहीं आई बोलते में? किसान को छोड़ देना चाहिए। जो तुम कुर्सियों पे आकर बैठ गए, अपनी 3 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहे हो, सारी सरकारी सुविधा ले रहे हो, फ्री ले रहे हो, इसका नहीं है। हम युवाओं के दिमाग में आज की डेट में अडानी अंबानियों के द्वारा एक ऐसा जहर भर दिया गया जो है एक इंटरनेट, उसके द्वारा हमारे दिमाग में हिंदू मुस्लिम घुसाड़ दी गई। आप देखना एनडीटीवी की कल की रिपोर्ट देखना, तालिबान को और अफगानिस्तान को हमारे देश में 70% दिखाया जा रहा है, उनकी न्यूज़ 70% दिखाई जा रही है। ऐसा क्यों? अब चुनाव आ रहे हैं यूपी के, अब इनके पास मुद्दा विकास के नाम पे मुद्दा नहीं है, रोजगार के नाम पे नहीं है, महंगाई के ऊपर बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम ये अब कर नहीं पाएंगे क्योंकि जनता समझ गई है। तो अब इनके पास क्या है? अब ये इंटरनेशनल दबाव बनवा करके इस तरह से करेंगे। अब हम अफगानिस्तान की कैटेगरी के हमें करने की कोशिश है इनकी। चलिए, इनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा आक्रोश दिखा हमें। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताएं, शिक्षा, मैं बता दूं कि शिक्षा युवाओं और किसी भी देश को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान उसका रहता है। आप ये बताएं, क्या करते हैं आप? सबसे पहले आप। सर फिलहाल तो मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, पर मैं भी बेरोजगार की लाइन में खड़ा हुआ हूँ। और कब तक खड़ा रहना पड़ेगा कुछ अभी आइडिया नहीं है। कहीं अप्लाई वगैरह किया? अप्लाई किया, लेकिन फ़ायदा क्या, कहीं वैकेंसी नहीं आ रही। पिछले 2 साल से कोई वैकेंसी आती नहीं, अगर आती है तो कैंसिल हो जाती हैं। तो फिलहाल तो बेरोज़गारी की जो लाइन है इतनी लंबी हुई पड़ी है। और ऊपर से कोरोना में अब आप यही देख लो कि बच्चों की, तो आपने पढ़ाई का मुद्दा उठाया, पढ़ाई का मुद्दा तो इतना खतरनाक है, इसको और ज़्यादा खतरनाक स्तर पर लेके जा रहे हैं। 2020 में और 2021 में आपकी पढ़ाई बिल्कुल बंद हो चुकी है। ऑनलाइन उन्होंने पढ़ाई करवाई, कोई बात नहीं। अब इनका नया प्रोजेक्ट देखो, इन्होंने क्या करा कि जो भी बच्चा इन 2 साल में 12वीं करी है, वो सीधे गवर्नमेंट की वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता, उसके लिए पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो पढ़ाई का तो स्तर ये वो पढ़ा है कि पढ़ाई पे ध्यान बिल्कुल नहीं है। अब आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री अगर आते हैं यूपी में, उनको स्कूल तक नहीं जाने दिया जाता। क्यों भाई? अगर दिल्ली का आ रहा है, दिल्ली में जाकर देखो, दिल्ली के क्यों बालक बढ़िया पढ़ रहे हैं? क्यों? अगर ऑल इंडिया टॉप रैंक में दिल्ली के बच्चे आ रहे हैं, यूपी के क्यों नहीं आ रहे? स्थिति बहुत ख़राब है। आज भी अगर जाकर देखोगे तो स्कूलों में जो छात्र वो टपक रही होंगे। शिक्षा का बजट उन्होंने घटा के आधा कर दिया। शिक्षा का और मेडिकल का जो बजट था वो तो बढ़ाना चाहिए, क्यों आधा कर रहे हैं? जब बजट आएगा जब तो उस पर काम होगा। उन्होंने तो उसी से हाथ ठा लिया। इन्होंने तो बस एक काम कर रखा है कि हर चीज़ को निजीकरण करना है। जो चीज़ हैं उन्हें प्राइवेट कर दो, प्राइवेट वाले पैसे देंगे, पैसे से फ़ायदा इनका होगा, इनके सीधे घर भरेंगे। तो निजीकरण का सीधा काम कर रहे हैं इन्होंने, और कुछ भी काम नहीं करा। अच्छा, इन्होंने निजीकरण की बात की, तो आपको लगता है कि निजीकरण का प्रभाव देश के युवाओं पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, क्यों नहीं पड़ेगा? कैसे पड़ेगा? अब एक बात बताओ आप, भैया ने बात कही कि किसान, हम भी किसान ही हैं, और स्कूल कॉलेज हर जगह फीस। दूसरा बिजली का मुद्दा उठाया, कहाँ से भरेंगे? खेत हमारे रहे नहीं, अब जो थे वो सरकार ने ले लिए हैं, उनका मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं वो। तो सरकार ने आप लोगों की ज़मीन क्यों हड़प ली? मैं ये समझा नहीं अभी तक।
देखो सरकार है, चलती है नहीं उसके सामने किसी की। पुलिस बल से, पीएससी के बल से, मतलब पूरी अपनी वो करके, और किसान तो सीधे होते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, लड़ाई भी लड़ रहे हैं लेकिन पिटेंगे। पीएससी आ जाती है तो क्या होगा फिर? मतलब चल नहीं रही है आप लोगों की सरकार के सामने। नहीं चलती। अच्छा, एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि युवा देश की आवाज़ होते हैं, उनकी वो अगर कोई भी प्रदर्शन करते हैं या आवाज़ उठाते हैं तो वो बदलाव लाने में सफल होते हैं। आपका क्या मानना है कि आप लोग अगर आवाज़ उठा रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कोई कुछ सुना नहीं जा रहा, क्यों? आज के टाइम में तो किसी अधिकारी नहीं है आवाज़ उठाने का। देखा जाए तो जो भी कोई बाहर निकलता है उसे डंडे से पीट के भगा देते हैं। आज के समय में जो है मोदी जी और योगी जी का पूरा आज चल रहा है और आम जनता बहुत परेशान है। महंगाई सत्ता में बैठे हैं तो राज तो चलेगा ही। तो राज ऐसे थोड़ी चलता है, सरकार तो और भी आई है, आप ही लोगों ने बैठाया होगा। ये माना जाता है कि युवा जो है किसी को सत्ता में बैठाते हैं और उनको गिरा भी सकते हैं। जी बिल्कुल गिराएंगे। पहले तो इसीलिए तो बैठाए थे कि कांग्रेस अब कुछ कर नहीं रही, तो अब सरकार बदलेगी। जब तक पता नहीं चलता, लोग बागों को पता नहीं चलता कि नई सरकार आएगी तो क्या करेगी। इसने क्या करा? कुछ नहीं करा महंगाई के अलावा। इनका तो ये है अपना घर भरो, बाकी सब अपना कहीं भी जाओ। हमारे साथ एक पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, हम इनसे समझना चाहते हैं कि खेल की जो दशा है वो क्या है। उत्तर प्रदेश में जो खेल की दशा है वो जीरो ग्राउंड है बिल्कुल। आप किसी से पूछ सकते हो, उत्तर प्रदेश के जितने भी खिलाड़ी हैं सब इस टाइम बहुत तंग हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खिलाड़ी को कोई सुविधा नहीं है। और लगातार मैं 2017 से खेल रहा हूँ और लगातार मेरे 17, 18, 21 अभी फ़िलहाल में मैं मार्च में बेंगलोर खेल का आया था नेशनल, उसमें मेरा गोल्ड मेडल है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी लगातार गुहार लगाई है। उन्होंने अपनी जो धनराशि होती है मेडल की, जैसे हरियाणा सरकार, राजस्थान और दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार खिलाड़ियों को देती है, उस प्रकार मैंने अपनी फाइल भी लगाई है। आज तक उस फाइल पर कोई सुनवाई नहीं हुई, बस आश्वासन मिलता है आपकी फ़ाइल को जल्द ही हम क्लियर करेंगे। और रोज़गार के लिए भी हमने कई बार अप्लाई कर चुके हैं, तो आज तक उसमें हमें कोई सुविधा नहीं मिली है सरकार से। अच्छा, कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला है आपने? हाँ जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला हूँ। 2019 में मैं मोरक्को ब्राज़ील खेलने गया था, वहाँ पर मेरा गोल्ड और सिल्वर मेडल है। उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं मिल रही? उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं है और आज तक सरकार से 1 रुपये की कोई सुविधा नहीं मिली मुझे। क्या कुछ अपील करना चाहते हैं हमारे माध्यम से? हाँ, मैं अपील करना चाहता हूँ सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार खिलाड़ियों पर थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि खिलाड़ी अपने खेल पर इतना समय बर्बाद करता है। खिलाड़ी खेल के लिए आपको ही पता है समय निकालता है और समय से ही मेडल आता है। ऐसा नहीं है कि घर बैठ के मेडल आ जाए। तो सरकार उस पर ध्यान दे और खिलाड़ी का थोड़ा सोचे उसके बारे में भी।